बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम या मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, हुमायूं भाई। तो चले हम उनसे उनकी जर्नी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई, सबसे पहले तो आप एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मैं एक फिनटेक डेवलपर हूँ और एक फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर हूँ एंड प्लस हॉबीज़ में मेरी काफ़ी डिफरेंट हॉबीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट से रेलेवेंट हर वो एडवांस चीज़ जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है। कहीं ना कहीं मेरा हैकिंग के साथ भी ताल्लुक़ रहा है एंड जो मेरा सबसे ज़्यादा मेन फोकस सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है फिनटेक डेवलपमेंट का। मतलब फाइनेंस के अंदर किस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड अपने पाकिस्तान को, अपने कंट्री को फाइनेंस के अंदर किस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ। तो हुमायूं भाई, आप मतलब अपनी एजुकेशन के बारे में काइंडली बता दीजिए। अच्छा, मैं एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो बट ये था कि जब मैं ग्रेजुएशन क्या, इवन जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो आफ्टर मैट्रिक ही मुझे, इवन दो विद इन मैट्रिक मुझे समझ आ गई थी कि भाई स्किल्स मैटर अलॉट। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्किल की तरफ तो ज़रूर जाना है। तो वो बस एजुकेशन के साथ, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ मेरी स्किल डेवलपमेंट भी साथ स्टार्ट हो गई थी। मैं उस वक्त से इन चीज़ों के अंदर आ गया था, इन हो गया था टेक्नोलॉजी के अंदर। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे समझ आ गई कि अब की जो इससे आगे की जो नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है। तो मैंने ग्रेजुएशन तक एक ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल किया एंड उसके बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दी। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई। तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि जब आपने ये मतलब सारे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और ये जितना आपका इंट्रोडक्शन है, उससे पहले मतलब आप क्या कर रहे थे, और मतलब आपकी अर्ली लाइफ क्या थी आपकी जर्नी शुरू करने से पहले। अच्छा, अर्ली लाइफ की अगर बात की जाए तो उससे पहले मैं बिल्कुल आपकी तरह था। मतलब समझ लें कि मैं आपकी एज में था एंड उस टाइम मेरी ये रूटीन रहती थी कि बस ऑब्जर्वेशन एंड जिस टाइम, मतलब ये मेरा सारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट अभी तक तो तकरीबन कोई 11-12 ईयर गुजर चुके हैं। मैंने बैक इन 2014 में अपना जर्नी स्टार्ट की है, टेक जर्नी, प्रोफेशनल टेक जर्नी। अब इससे पहले पहले तक मैं जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, लाइक 2010 से लेके 2014 तक चीज़ों को ऑब्जर्व किया, समझा कि ये दुनिया क्या है, टेक्नोलॉजी की दुनिया क्या है, किस तरह इसमें आया जा सकता है। देन 2014 से मैं प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर, टेक की फील्ड के अंदर आ गया था। अ, जी माशाल्लाह हुमायूं भाई। तो आपने मतलब अपनी जिस तरह आपने बता रहे हैं कि आपने 2014 से आपने शुरू की थी अपनी प्रोफेशनल टेक जर्नी। जी। तो आपने सबसे पहले मतलब क्या शुरू किया, क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने आगाज़ किससे लिया अपनी जर्नी का। अच्छा, सबसे पहले मैंने आगाज़ लिया वो था यूट्यूब। मैंने यूट्यूब से स्टार्ट लिया था बैक इन 2014, जिस टाइम मुझे पता चला कि अगर कहा जाए ना कि किस वजह से स्टार्ट लिया गया था तो फिर ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से वो चीज़ रहेगी, और वो थी मोटिवेशन, जस्ट डॉलर अर्निंग। ठीक है, तो वो अर्निंग एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे स्टार्ट लेना था। उससे उस टाइम जो अर्निंग सोर्स था, वो सोर्स जो ज़्यादा पॉपुलर था वो यूट्यूब था। तो मुझे पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है। देन आई स्टार्टेड माई ओन चैनल बैक इन 2014 एंड फिर वहाँ से अर्निंग मेरी स्टार्ट हुई एंड फिर मैंने अर्निंग स्टार्ट की। फिर मुझे पता चला कि अच्छा यूट्यूब से इतने पैसे वगैरह कमाए जा सकते हैं। देन मैंने फिर बहुत सारे चैनल्स बना लिए, फिर बहुत सारे चैनल से बहुत सारा कंटेंट एंड देन उनसे अर्निंग एंड सो ऑन फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा सबसे पहला काम था, वो सबसे पहला काम मेरा यूट्यूब था। एज अ यूट्यूबर 2014 में मैं आया था। तो मतलब आपने उस पे क्या कंटेंट डालना शुरू किया था, और हम्म। अभी तक आप वही चैनल लेके चल रहे हैं या डिफरेंट अभी आपने चैनल बनाया। अच्छा, अभी तक आप ये समझ लें कि आई थिंक 2014 से अभी तक हमारे कोई 11 ईयर गुजर चुके हैं। जी 11 ईयर्स में मैं कोई हंड्रेड्स ऑफ चैनल बना चुका हूँ। अक्सर आपने अभी सुना होगा यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, जो कि ये अभी पिछले 2 to 3 ईयर्स के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है यूट्यूब ऑटोमेशन, कि आप ये करें, कैश काउ चैनल जिन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली मैं ये सारी यूट्यूब ऑटोमेशन, कैश काउ चैनल्स 2014 में बनाता था। मतलब ये काम मैं सारा उस टाइम स्टार्ट किया था। और उस टाइम मेरे कैश काउ चैनल्स होते थे, ऑटोमेशन चैनल होते थे, जिस पे फेस वैल्यू नहीं होती थी। मैं एक जर्नल कंटेंट लेता था, उस कंटेंट को डाउनलोड किया, उठाया, री एडिट किया, एक नया कंटेंट उसको शेप करके देन री अपलोड कर दिया। एंड उस टाइम इतना कॉपीराइट का इशू भी नहीं होता था, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, वो जर्नल एक होता था। तो उस टाइम ये सब चीज़ें करना बड़ा आसान था। तो मेरे मल्टीपल चैनल जो थे वो रिलेटेड टू कैश को और यूट्यूब ऑटोमेशन के थे, फेसलेस चैनल्स थे।
दैन फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि अपना चैनल भी होना चाहिए, अपना फेस भी होना चाहिए, अपनी वैल्यू भी होनी चाहिए। दैन स्टार्टेड माई ओन चैनल इंफॉर्मेटिव टेक के नाम से। उसके ऊपर मैंने अपना फेस के साथ कंटेंट बनाना शुरू किया जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट ही था, और अभी तक इसी नाम के साथ मैं अपने चैनल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, तो जब आपने मतलब अपना यूट्यूब शुरू किया तो उस वक़्त आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? अच्छा, चैलेंजेस सबसे पहले तो ये थे कि उस टाइम ये बिल्कुल नई चीज़ थी। लाइक उस टाइम इंटरनेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं एंड आपको ये कहा जाए या आपको, आप ये किसी को कहते हैं कि मैं यूट्यूब से ना अर्निंग करूँगा, तो आपको उस टाइम ये बातें सुनने को मिलती थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, इंटरनेट पे तो स्कैम ही होता है, इंटरनेट पे तो अर्निंग होती ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो एक बातें होती हैं, जिसको मैंने सबसे पहले अवॉइड कर दिया कि मैं इसको अवॉइड इस तरह से करता था कि अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है मेरे से कि जो हेट आपको मिलता है या जो आपसे लोग उल्टी सीधी बातें आपके साथ करते हैं कि यार ये काम इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, तो उस टाइम मैं इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त करता था। तो उसका बड़ा आसान सा हल होता था जो मैं अपने जहन को देता था, और ये होता था कि कोई बंदा मुझे जिस टाइम कहता था ना कि ये अर्निंग वगैरह नहीं होती है, यूट्यूब क्या होता है, इंटरनेट से कोई पैसे नहीं होते, स्कैम वगैरह होता है सारा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती थी, इस बंदे को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये जो भी बोलेगा ये कुछ मतलब ऐसी बात बोलेगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो जिस बंदे को जिस चीज़ या जिस फील्ड से रेलेवेंट कुछ पता ही नहीं है, आप उसकी बात को फोकस ही ना करें। तो ये जो चैलेंज मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा आना था, जिसके ऊपर मैं हो सकता था कि काम अपना रोक देता, वो चैलेंज मैंने उसी टाइम ख़त्म कर दिया कि जिस बंदे को जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, मैं उसकी बात को सीरियस क्यों लूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप समझ लें ये बन सकता था, लेकिन मैंने पहले अवॉइड कर दिया। हाँ, छोटे-छोटे चैलेंजेस जो मुझे आए कि कभी पेमेंट का इशू आ गया कि पेमेंट रिसीव नहीं होनी। अब जिस तरह मेरी पेमेंट आती थी तो उस टाइम वेस्टर्न यूनियन चलता था। मैं 15, 16, 17, 18 वगैरह की बात कर रहा हूँ। तब मेरी वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट आती थी, मैं वेस्टर्न यूनियन पेमेंट लेने जाता था, बिकॉज मैं 18 ईयर से कम था, तो वो मुझे पेमेंट ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि एक तो आपकी इंटरनेशनल पेमेंट आई है और फिर उसके बाद आप 18 ईयर से कम है, तो आपको हम कैसे पेमेंट दे दें। फिर वो जान पहचान लिंक्स वगैरह सब कर कर आके पेमेंट्स लेते थे। तो ये छोटे छोटे पेमेंट गेटवेज का इशू था, जो कि इशू आज तक पाकिस्तान में चल रहा है, आपको भी पता है। होप्स हो कि फ्यूचर में चीज़ ठीक हो जाए। तो हुमायूं भाई, क्योंकि आपके मल्टीपल स्किल्स हैं, तो उसके बाद मतलब यूट्यूब में जो आपने इतना टाइम गुजारा, उसके बाद आपने मतलब क्या शुरू किया? अच्छा, यूट्यूब के बाद जो मेरी सबसे पहली स्किल लर्निंग थी, वो थी मेरी हैकिंग, एंड हैकिंग में स्पेसिफिकली एथिकल हैकिंग। तो मतलब आप काइंडली थोड़ा एलैबोरेट कर दें, एथिकल हैकिंग होती क्या है? हैकिंग का वर्ड हर किसी को पता है। हैकिंग के वर्ड के अंदर आपकी कोई भी चीज़, जी मेरा अकाउंट हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया, तो ये हैकिंग जो होती है यूजुअली ब्लैक हैट हैकर्स हैक करते हैं आपका कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। अब एथिकल हैकिंग बेसिकली क्या होती है कि आपको हैकिंग आती है, सिस्टम की वनएबिलिटीज़ फाइंड करना आती हैं, लेकिन उन सिस्टम की वनएबिलिटीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे उस सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए। अब एथिकल हैकर्स का मेन जो रहता है कि वो क्या करेंगे लाइफ में, मेन रोल जो होता है वो बेसिकली होता है कंपनीज के साथ काम करना। मिसाल के तौर पे मैं गूगल के साथ अपॉइंट हो जाता हूँ या माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपॉइंट हो जाता हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की हर प्रोडक्ट के ऊपर उनकी कंसेंट के साथ उनके सिस्टम के ऊपर अटैक करूँ उन्हीं के ऑफिस में बैठ के। ठीक है, दे विल अलाउ मी कि मैं उनके सिस्टम को बार बार चेक करता रहूँ कि कोई वर्नेबिलिटी उनके सिस्टम में तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई हैकर उनके सिस्टम को हैक तो नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उस चीज़ को मैं ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लूँ एंड मैं कंपनी को बता दूँ, फिर कंपनी उस वर्नेबिलिटी को ठीक कर देगी एंड बेहतर कर देगी। मतलब आपको हैकिंग आती है वो उसी तरह, लेकिन आप उसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली exactly. हैकिंग को अच्छे कामों के किस तरह यूज किया जा सकता है, किसी का फायदा किस तरह किया जा सकता है, एंड स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए कैसे फायदा किया जा सकता है, इस वे में यूज किया जाता है। तो हुमायूं भाई, जो एथिकल हैकिंग है आपने मतलब बताया अच्छे कामों के लिए वो यूज़ होती है, तो आपने बताया आप प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो एक कंपनी है उसके सिस्टम को आप प्रोटेक्ट करते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स आपने बताया उनसे। हम्म। तो जिस भी कंपनी के साथ मतलब आप एसोसिएटेड थे, हम्म। तो उस कंपनी को कभी कोई साइबर अटैक फेस करना पड़ा था, या कोई आपको उसमें चैलेंजेस आए हों एथिकल हैकर के तौर पे? अच्छा, ऐसा है कि मैंने जब हैकिंग सीखी तो ये चीज़, क्योंकि मुझे सबसे पहले हैकिंग ने फ़ैसिनेट किया था। जब हैकिंग ने फ़ैसिनेट किया तो उसके बाद मुझे समझ आया कि हैकिंग सीख लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान ही पहुँचाएँ। देन आई टेक अ ओथ कि आपने कभी भी ज़िंदगी में जो हैकिंग सीखी है उसका किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना।
फिर मैं हैकिंग सीखता तो रहा, लेकिन वो एथिकल वे में सीखता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कभी किसी कंपनी के साथ डायरेक्टली अपॉइंट नहीं हुआ, या डायरेक्टली मैंने कभी किसी कंपनी के लिए काम नहीं किया। मैं अपॉइंट हुआ है अपनी ही कंपनीज के साथ, मतलब मेरी जो अपनी कंपनीज हैं, क्योंकि मैं डेवलपमेंट भी करता हूँ, मेरी अपनी एप्स हैं, सिस्टम है अपना। तो मैंने अपने सिस्टम को हैकिंग से कैसे सिक्योर करना है, मैंने अपनी सारी स्किल्स उसके अंदर यूज़ की। मतलब जो मैं हैकर पे डिपेंड होता, जो ऑलरेडी हैकिंग आती है, तो मैंने अपनी ही कंपनी, अपनी ही प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए उसको यूज़ किया। एंड आज दिन मेरी ऐप्स के ऊपर या इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर हैकिंग अटैक होते तो हैं, बट क्योंकि मुझे खुद से हैकिंग आती है, मैं खुद एक डेवलपर भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो मैंने ऑलरेडी से प्रोटेक्ट कर लिया है। तो ये फ़ायदा हुआ मेरी स्किल का, कि मेरी अपनी एक स्किल से मेरी दूसरी स्किल और दूसरी प्रोडक्ट सिक्योर होगी। तो मैंने इससे प्रोडक्टिवली ऐसे यूज़ किया, और इवन दो मैं अपनी लाइफ के अंदर भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हैकिंग वगैरह होती है, तो उससे बच इसीलिए बच जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उससे एज अ हैकर किस तरह से अटैक करेगा, मैं उससे पहले से प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो हुमायूं भाई, क्या आप क्या रेकमेंड करते हैं कि किसी को एथिकल हैकिंग सीखनी चाहिए है आज के टाइम पे? मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को टेक्निकली अपडेट ज़रूर होना चाहिए। अब टेक्निकल अपडेट होने का मतलब ये होता है कि आप जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट टेक्निकली ये चीज़ें काम किस तरह से करती हैं, इनके अंदर क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। आप सिर्फ़ अगर इतना ही जान लें ना, तो आपको वो टिपिकल हैकिंग या प्रोग्रामिंग या वो साइबर अटैक्स किस तरह से होते हैं, वो सब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जनरल अवेयरनेस रखते हो कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, एंड मेक श्योर करें कि वो क्रैक्ड ना हो, या किसी ऐसी वेबसाइट या कंपनी की तरफ से ना आ रहे हो जिससे आपके मोबाइल फोन डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे अगर सिर्फ इतना ही अगर आप जान लेना, तो आई थिंक आप ऑलरेडी एक नन्हे मुन्ने से एथिकल हैकर बन चुके हैं, एंड एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू हुमायूं भाई। तो हुमायूं भाई, आपने एथिकल हैकिंग के बारे में तो बता दिया कि वो आपकी पहली स्किल थी। तो उसके बाद आपने मतलब क्या शुरू किया? जिस तरह आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, आप ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो इसके बाद मतलब आपने क्या चूज़ किया? आपको क्या स्किल ली आपने सीखी? अच्छा, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब स्टार्ट करने का सबसे मेन मकसद था अर्निंग, कि मुझे अब डॉलर्स में अर्निंग करनी है। तो मेरी यूट्यूब से डॉलर में अर्निंग तो आना शुरू होगी। देन हर एक बंदे को जो हैकिंग वगैरह पसंद होती है, तो मैंने वो भी जब स्टार्ट कर दी। अब मेरा मेन गोल था कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ अच्छा करूँ, कुछ प्रोडक्टिव करूँ। एंड मेरा शुरू से ख्वाहिश रही है, गोल रहा है कि मैं चीज़ों की डेवलपमेंट में इन हूँ, इंस्टेड ऑफ यूज़र बन के रहूँ। मतलब मुझे डेवलपर बनना ज़्यादा पसंद है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट का यूज़र बनना। तो दैट्स व्हाई क्योंकि मुझे ये समझ आ गई थी कि आने वाला जो दौर है, वक़्त है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा टूल बन जाएगा हर इंसान के लिए, कि वो मोबाइल फ़ोन तो हर किसी ने यूज़ करना ही है। एंड ये चीज़ मैं 2016 में सोच रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं एक ऐसी स्किल सीखूँ, एक ऐसी चीज़ के अंदर जाऊँ कि जो एटलीस्ट आगे फ्यूचर, नियर फ्यूचर तक तो ये चीज़ चलती रहेगी। एंड इट वाज़ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। मैंने ऐप डेवलपमेंट बेसिकली थी, एंड ऐप डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिकली मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट चूज़ की, बिकॉज़ पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं वो एंड्रॉयड के हैं। आईओएस के यूज़र्स हैं बट वो कम हैं। लेकिन क्योंकि मुझे बिज़नेस करना था, आई एम अ बिज़नेस पर्सन, ठीक है? तो दैट्स व्हाई मैंने बिज़नेस पर्सन होने की वजह से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट चूज़ की, एंड उसके अंदर मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखी। एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के बाद उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बनाई, एंड प्रोडक्ट्स बनाने के बाद मैंने उन्हें प्ले स्टोर पे पब्लिश करना शुरू कर दिया। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, तो आपने बताया कि आपने 100 प्लस ऐप्स डेवलप की हैं और उनको मतलब पब्लिश भी किया है प्ले स्टोर पे। जी। तो उनमें से ज़्यादातर की मतलब नीश क्या होती है, या अलग-अलग ही होती है बिल्कुल ओवरऑल? मेरी ऐप डेवलपमेंट का जो सिनेरियो रहता है वो मैं 2 टाइप की ऐप्स बनाता हूँ। एक ऐप वो बनाता हूँ जिससे मुझे बिज़नेस करना है, और एक ऐप वो बनाता हूँ जिनसे मुझे ब्रांडिंग या कंपनी प्रोडक्ट या इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो जो मेरी बिज़नेस प्रोडक्ट्स हैं या जो बिज़नेस ऐप्स हैं, वो मेरी इंटरनेशनल ऐप्स चलती हैं। मैं उसे ज़्यादा अपने नाम के साथ ना जोड़ता हूँ, ना पब्लिसिटी उसकी ज़्यादा मैंने की हुई है। व्हाई? बिकॉज़ मुझे उसे बिज़नेस करना है, एंड वो पब्लिकली चल रही हैं। ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स उसके अंदर आ रहे हैं, एंड वो ऐप्स मेनली बेसिकली टूल बेस्ड ऐप्स होती हैं। मतलब क्योंकि मुझे खुद टूल्स यूज़ करना बहुत पसंद है। आई नो कि लोगों को टूल्स हर वक़्त चाहिए होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है? तो मैं टूल बेस्ड ऐप्स बनाता हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप
अभी तो चीज़ बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा चलती थी कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप कोई भी पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग करने से पहले आप इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग्स यूज़ करते हैं कि मेरी रीच ज़्यादा बने। तो मैंने क्या किया कि हर इंसान की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के ऊपर एक प्रोडक्ट बना दिया, एक ऐप बना दिया। हमने सिंपल से एक एंड्रॉइड ऐप बनाई है जिसके अंदर इंस्टाग्राम के हैशटैग आप जनरेट कर सकते हैं रेलेवेंट टू योर कैप्शन, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए हैशटैग बना देगी। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, वो टूल जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में उससे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो मैंने लोगों की ज़रूरत पूरी की एंड मुझे उससे ऑटोमेटिकली बिजनेस मिलना शुरू हो गया। प्लस मैंने बाकी कुछ ऐसी और ऐप्स बनाई हुई हैं जिनसे मेरा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उनको डेवलप नहीं किया कि अर्निंग करनी नहीं करनी, मुझे उससे कोई मकसद नहीं था। कुछ प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है, कुछ आप ये समझ लें कि डिलीवर करना है नेशन को या इवन ह्यूमैनिटी को कह सकते हैं, बेशक वो फिर पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल हो। तो मेरी कुछ ऐसी ऐप्स हैं एंड कुछ टूल बेस्ड ऐप्स हैं। तो आपने पिछले साल आई गेस एक ऐप लॉन्च की थी जॉबफोलियो के नाम से। जी बिल्कुल। तो आप काइंडली मतलब लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि जॉबफोलियो करता क्या है, वो दूसरी ऐप से किस तरह डिफरेंट है? जॉबफोलियो बेसिकली एक ऐसी ऐप है, आप ये समझ लें कि आपने पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी कंपनी में, किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर अगर आपने जॉब सर्च करनी है, आपको जॉब चाहिए, तो आप जॉबफोलियो के अंदर जाके वो सर्च कर सकते हैं। अब आजकल के लोगों के लिए आपको पता है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे कोई ना कोई जॉब मिले एंड बेसिकली इस ऐप को डेवलप करने का मकसद यही था कि जॉब लेना हर किसी की ज़रूरत है, तो क्यों ना एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि आपको जॉब हंट करके आपको दे दे। तो अब बेसिकली हो दे रहा है, जॉबफोलियो क्या कर रहा है कि जॉबफोलियो पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी जॉब इंटरनेट के ऊपर कोई भी कंपनी डालती है कि हमें कोई भी कोई एम्प्लॉय चाहिए अपने इस काम के लिए, तो जॉबफोलियो फ़ौरन से उसे गैदर करके आपको दिखा देती है एंड जॉबफोलियो के ऊपर आप अपनी नीड्स से रेलेवेंट जॉब सर्च कर सकते हैं एंड ऑनलाइन ही अप्लाई भी कर सकते हैं। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जॉबफोलियो जब आपने शुरू की तो मतलब आप को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जॉबफोलियो जब मैं बना रहा था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो अपनी ऐप के अंदर दिखा सकूँ, ताकि हम पाकिस्तानियों के लिए कम से कम एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर बने कि अगर पाकिस्तान के अंदर ही ऑनलाइन जॉब के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकें। तो मुझे सबसे बड़ा ये चैलेंज फेस करने को मिला है कि पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली कंपनीज़ एंड कंट्री लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल जॉब गैदरिंग कर रहा हूँ। जब मैंने वही चीज़ पाकिस्तान से गैदर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के जितने भी जॉब सेक्टर्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनकी जॉब गैदर करूँ एंड व्यूअर्स को दे दूँ या क्लाइंट को दे दूँ, यूज़र को दे दूँ, तो पाकिस्तान में मुझे वो जॉब गैदरिंग का कोई प्रोसेस ही बेटर वे में नहीं मिला। व्हाई? बिकॉज़ जितनी भी हमारी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब्स हैं, वो कभी इंटरनेट पे आती ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कंट्री लेवल के ऊपर भी एंड इवन कंपनी लेवल के ऊपर भी वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहे अभी तक। तो उससे मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस अभी तक हमारे मुल्क में उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि जॉब तो चाहिए, इवन एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन वो क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहा अपनी किसी एम्प्लॉय को गैदर करने के लिए, कोई अपनी जॉब पोस्टिंग नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से मुझे ये उसकी जॉब गैदरिंग अच्छे से हुई नहीं। तो मुझे इस 2 बातें से समझ आई कि एक तो टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ज़रूर करनी है, दूसरा जब टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जॉब सेक्टर हमारा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की हुमायूं भाई। तो मतलब आप किस तरह ये लिंक करवाते हैं जो एक मतलब लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर, मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, मुझे जाना है किसी कंपनी में, ठीक है। तो मुझे एक जॉब दिखी है, तो आपकी जो ऐप है वो किस तरह वो कंपनी के साथ उसको लिंक करवाती है? क्या वो वेबसाइट के जो भी उसका पेज होता है हुँ, कि हुँ, हम हुँ। लोग हायरिंग कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। उस पे रिडायरेक्ट करवाता है, उनको कोई इनबॉक्स पे रिडायरेक्ट करवाता है, लिंक्डइन के थ्रू करवाता है, या किस तरह मतलब लिंक होता है वो? आई गॉट इट, कि मतलब एक एम्प्लॉयर या एक यूज़र जिस टाइम अप्लाई नाउ पे क्लिक करता है मेरी ऐप के अंदर जाके जॉब के लिए, तो किस पेज पे वो जाके लैंड करता है। तो बेसिकली जैसे ही एक यूज़र अप्लाई नाउ पे क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उस कंपनी के जहाँ पे उन्होंने जॉब पोस्ट की हुई है उस पेज पे जाके लैंड कर जाता है। जहाँ से वो एक फॉर्म के ऊपर लैंड करता है, वो अपनी फॉर्म की डिटेल डायरेक्टली उस कंपनी को देगा। मतलब जॉब जब आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो अब जॉबफोलियो का रोल खत्म हुआ, जॉबफोलियो फौरी तौर पे आपको रिडायरेक्ट कर देगी उस कंपनी को। अब उस कंपनी के साथ आप डायरेक्ट हो जाएँगे एंड कंपनी को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे एंड सबमिट कर देंगे। अगर कंपनी को आपकी सीवी एंड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, दे विल कॉल यू। तो मतलब ये
आप उनके डायरेक्ट जो भी फॉर्म होता है या जिस तरह भी वो हायरिंग कर रहे जी हैं, फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं, वहाँ पे आप उनको रीडायरेक्ट करवा देते हैं, वो उनसे डायरेक्ट मतलब अप्लाई कर दें। और जी बिल्कुल जॉब फोलियो का इतना रोल है। जी बिल्कुल, जॉब फोलियो का ये रोल है। हुमायूं भाई, आप मतलब जॉब फोलियो को मोनेटाइज किस तरह कर रहे हैं, या मोनेटाइजेशन आपने इसमें खुद के लिए नहीं रखी है? अच्छा, जॉब फोलियो के अंदर ज़ीरो मोनेटाइजेशन है, मैं इससे कोई मोनेटाइजेशन नहीं कर रहा, कोई पैसे वगैरह अर्निंग नहीं कर रहा। इसका कोर पर्पस और मेन मकसद ही बेसिकली डिलीवरी था, ह्यूमैनिटी को डिलीवर करना था मैंने, कि कुछ ऐसा हो कि जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। अर्निंग ऐप्स तो मेरी ऑलरेडी चल रही हैं, मैं अर्निंग ऐप्स जब मैंने बिजनेस करना है तो मैंने वो ऐप्स बनानी है जो कि नोटेबल नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताई, बेशक वो मिलियंस ऑफ डाउनलोड की ऐप होगी, लेकिन नोबडी नोस। लेकिन जो चीज़ मैं डिलीवरी के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पैसे वगैरह ना कमाऊँ, उसका मेन मकसद होता है डिलीवर, तो उसे डिलीवरी लेवल पे ही रखा जाए। जी, हुमायूं भाई, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हुमायूं भाई, आपने जो डिफरेंट ऐप्स बना रखी हैं, अगर जॉब फोलियो मोनेटाइज नहीं है तो आपने बताया आपने 100 प्लस ऐप्स लॉन्च की हैं और बहुत सारी उनमें से मोनेटाइज भी हैं। हम्म। तो अ, उनमें तो जाहिर सी बात है, मेन जो ओवरऑल होता है वो एक ऐप तो एड से ही कमाती है, बिल्कुल। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा लोग अनॉय भी होते हैं। वो काफ़ी गूगल तो बहुत ही ज़्यादा ऐड फ्लो में डाल देता है, हम्म। तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स अनॉय होते हैं। अच्छा, आज तक आपने जितनी भी ऐप यूज़ की हैं, जिनसे आप अनॉय हुए हैं, जो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आप इस ऐप से बहुत अनॉय हो रहे हैं, एड्स इतने आ रहे हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि डेवलपर जो है ना, वो आपका एक किस्म का समझ लें बहुत लालची हो गया था, जिसकी वजह से उसने एक ऐड लगाने के बजाय एक ही जगह पे 10 ऐड्स लगा दिए। अब मेरी शुरू से ये गोल रहा है कि मैं हमेशा ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं जो इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट हो, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी प्रोडक्ट यूज़ करके एक यूज़र का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि वो कभी उससे अनॉय ना हो, बल्कि दोबारा उस ऐप को यूज़ करना है। तो मेरी ऐप में ऐड लगे होने के बावजूद स्टिल वो इतने खूबसूरती से ऐड लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, ऐसे टाइम पे लगे होते हैं कि एक यूज़र अपना आराम से उनसे काम भी कर रहा है, उस ऐप को यूज़ भी कर रहा है, उसे ऐड भी दिख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा, या वो उससे अनॉय नहीं हो रहा, या मैं बम्बास्टमेंट नहीं कर रहा किसी भी ऐड की, कहते हैं कि बम्बार्टमेंट आप कर दें, फौरी ऐड 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 आ रहे हैं। ऐसा मेरी ऐप में आज तक मैंने कोई ऐसी ऐप नहीं बनाई जिसके अंदर ऐड की बम्बार्टमेंट हो। सिंपल, अगर एक जगह जहाँ पे एक ऐड दिखाना है वहाँ पे एक ऐड ही दिखाने, ज़्यादा ऐड नहीं दिखाने। एंड दूसरी चीज़ कि मैं जो भी ऐप बनाता हूँ वो हमेशा इंटरनेशनल लेवल की उसकी कलर स्कीम होगी, उसका डिज़ाइन होगा, एंड उसकी इवन मार्केटिंग, वो सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल की, उन इंटरनेशनल में भी उन ऐप्स की जो एक वेल नोन ऐप्स हैं, अच्छी ऐप्स हैं, यूज़र यूज़ करके खुश होगा। जी हुमायूं भाई, तो वैसे तो बात ये है कि जो लोग यूज़ करते हैं वो होती है यूट्यूब वगैरह, उनका एल्गोरिदम बना हुआ होता है। हम्म। वो तो बस गूगल एडसेंस वो उनको खुश करने के लिए और बस उनको दिखाने के लिए कि ये देखिए 5 लाख यूज़र्स को आपकी ऐड दिख गई हैं, तो हम्म। बस उनसे पैसा वसूली करने के लिए वो बस फ्लो में 20 ऐड्स डाल देगा एक ही ऐप में, अगर डेवलपर अलाउ कर दे तो। हाँ, अगर डेवलपर अलाउ कर दे तो। और वो भी उसका तो एल्गोरिदम भी उसमें नहीं लगता, तो बस वो बहुत अनरिलेटेड एड्स भी आती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुमायूं भाई, जिस तरह आपने जॉब फोलियो को वॉलंटियरली बनाया है ताकि फ्रीलांसर्स इजीली अपनी जॉब को ढूंढ सकें, हम्म। फ्रीलांसर्स तो नहीं, लेकिन लोग इजीली अपनी जॉब्स को ढूंढ सकें ऑनलाइन, तो इसी तरह मतलब आपने कोई नोटेबल एप्स बनाई हो जॉब फोलियो की तरह, वो वॉलंटियरली बनाई हो, मतलब वो मोनेटाइज ना हो? जी, ऑलरेडी मैं जिस तरह जॉब फोलियो होगी, उसके बाद मैंने जॉब फोलियो के फ़ौरन बाद एक पाकफिन व्यू नाम की ऐप बनाई थी। पाकफिन व्यू ऐप बेसिकली क्या करती है कि जिस तरह से मैं खुद क्योंकि डॉलर में अर्निंग करता हूँ, तो और बाकी करेंसीज़ के साथ भी होता है, कभी यूरो, कभी पाउंड वगैरह, इन सब करेंसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट मेरी रहती है। तो मेन चीज़ मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी कि मुझे एक्यूरेट रेट्स नहीं मिलते थे। मतलब आप गूगल पे जाके जो रेट्स देखते हैं ना किसी भी करेंसी के, वो एक्चुअल रेट नहीं होते, वो करंट रेट नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ऐप बना दी जिसका नाम है पाकफिन व्यू। अब उस ऐप के अंदर आपको पाकिस्तान की लोकल मार्केट के, मतलब आप डॉलर लेने जाते हैं अगर और लेना चाह रहे हैं, तो जितने जो रेट आपको करंट मार्केट में लोकल लेवल पे मिलेगा, वो रेट आपको हर करेंसी का, नोटेबल जितनी भी करेंसीज है उन सब के रेट्स आपको मिलेंगे। आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर जो गोल्ड है आपका, और एक्यूरेट गोल्ड की जो प्राइस है आपको वो मिलेगी, कि इस टाइम अगर आप किसी शॉप पे जाकर गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपको क्या प्राइस मिलेगी, सिल्वर की प्राइस मिलेगी, पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस क्या चल रही है, गैस की प्राइस क्या चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस क्या चल रही हैं,
स्टॉक मार्केट की इस टाइम KSE 100 इंडेक्स कितने पे है, कौन से शेयर की प्राइस सिस्टम क्या है। तो ओवरऑल बेसिकली एक ऐप ऐसी बनाई है कि अगर आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को अगर आप एक जगह पे देखना चाहते हैं तो आप पाकफिन व्यू को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान की टोटल फाइनेंशियल कंडीशन एक ही जगह आपको मिल जाएगी। फिर बेशक करेंसी की प्राइसेस हो, गोल्ड, ऑयल, फ्यूल वगैरह या स्टॉक, हर चीज़ की प्राइस आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो मतलब ये जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है। ट्रेडर्स से ज़्यादा एक आम पाकिस्तानी के लिए अच्छी ऐप है। मतलब ये ऐप बनाने का मेन मकसद एक आम पाकिस्तानी था, जिस पाकिस्तानी को कम से कम अगर इन चीज़ों से रेलिवेंट कोई भी लेना देना रहता है तो वो इस ऐप को यूज़ कर सकता है चीज़ों को देखने के लिए, गोल्ड की प्राइस देखने के लिए, करेंसीज की प्राइस देखने के लिए, बैंक में क्या रेट चल रहे हैं, लोकल रेट क्या चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, ये भी आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह आपका ये जॉब फोलियो इनिशिएटिव है। तो हुमायूं भाई, इसके अलावा भी आपकी कोई मतलब कि आपने वॉलंटियरली कोई ऐप डाली हो जो नोटेबल भी हो? अच्छा, अभी नोटेबल ऐप और वॉलंटरी तो मैंने काफ़ी सारी और भी ऐप्स बनाई हुई हैं, बट अभी मैं एक और ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर आई थिंक अभी तक कोई 7 to 8 मंथ हो चुके हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। एंड अभी मैं मतलब उसको ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकता नाम वगैरह, बट ये है कि इतना बता सकता हूँ कि ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटली ट्रेडर्स के लिए एक बहुत मज़े की प्रोडक्ट आने वाली है, नॉट फॉर ओनली नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फॉरेक्स से ट्रेडिंग से रेलेवेंट अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो कोई इस लेवल की प्रोडक्शन है, कोई इस लेवल की एप्स नहीं बनी हुई जिन्हें यूज़ करके एक ट्रेडर को फ़ायदा हो सके। मतलब वो छोटे छोटे लेवल की अलग अलग प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, लेकिन अभी मैं जो एक ऐसी ऐप बना रहा हूँ जिसके अंदर आप ये समझ लें कि अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक उस ऐप को यूज़ करेंगे एंड पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग, पूरी फॉरेक्स मार्केट आपके हाथ में आ जाएगी। फिर उसमें बेशक प्राइसेस हों, एनालिसिस हों, और भी काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें। मैं ज़्यादा उसको रिवील नहीं कर सकता, बट ये है कि बहुत मज़े की प्रोडक्ट बन रही है एंड वेरी सून इंशाल्लाह मैं इसे लॉन्च भी कर दूँगा एंड देन आपको भी मैं बताऊँगा। जी, आप इसे यूज़ करके देखना एंड हाँ। बाकी पाकिस्तान में जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर हैं, क्योंकि मैं एज़ अ ट्रेडर तो काम कर ही रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट नॉट एज़ अ ट्रेडर बल्कि इससे भी ऊपर काम किया जाए। जो ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प आउट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। जहाँ से वो ट्रेडर इन्फॉर्मेशन लेता है उस ट्रेडर को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उसके ऊपर एक ऐप के ऊपर काम हो रहा है जो कि इंशाल्लाह वेरी सून विद इन मेबी 2 to 3 मंथ्स में उसे लॉन्च कर दूँगा। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, तो आप ये अभी बात कर रहे थे ये क्रिप्टो की और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की। जी। तो अब आ जाते हैं कि आपने मतलब किस तरह फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की। हुँ, हुँ। तो आप काइंडली उसको मतलब बता दीजिए कि उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बाद? बैक इन 2016 बिटकॉइन का वर्ड जो था ना मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था। बिटकॉइन क्या चीज़ है? तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब मैंने उसे एक्सप्लोर किया तो मतलब मैं तब की बात कर रहा हूँ जिस टाइम बिटकॉइन की प्राइस थी $300। तो मैं उस टाइम से बिटकॉइन को देखता आ रहा हूँ। अब मैं देखता था कि बिटकॉइन की प्राइस एक टाइम था $100 थी, फिर $200 हुई, अब $300 हो गई है। तो ये तो इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास एक बिटकॉइन होता, मैंने $200 में परचेज़ किया होता और अभी $300 के ऊपर तो मुझे $100 का प्रॉफ़िट हो चुका होता। अब मैं यूट्यूब से जिधर पूरा महीना काम करके 300, 200, $500 अगर अर्न करूँ, तो यहाँ पे तो मैंने जस्ट इस चीज़ को लेके रख देना है और मेरी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। इस माइंडसेट से ट्रेडिंग के अंदर मैं इंट्रोड्यूस हुआ। फिर मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट किया बैक इन 2016। तो मैं ट्रेडिंग में तकरीबन मतलब मुझे 9 साल हो गए तकरीबन ट्रेडिंग के अंदर और मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रेडिंग के अंदर वो क्रिप्टो से था। तो मैं क्रिप्टो के अंदर फिर मैंने बिटकॉइन को समझा, फिर मुझे समझ आया कि नॉट जस्ट बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। फिर पूरी क्रिप्टो मार्केट को समझा। क्रिप्टो मार्केट के अंदर फिर मैंने ट्रेड करना शुरू किया, फिर मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई एंड ट्रेडिंग करते-करते फिर मुझे फॉरेक्स के साथ समझ आई कि फॉरेक्स भी कोई मार्केट है जो कि इससे भी बड़ी मार्केट है। मतलब क्रिप्टो मार्केट एक बहुत छोटा सेक्टर है पूरी ट्रेडिंग के अंदर। जो एक्चुअल मेन बड़ी मार्केट है, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ट्रेडिंग के अंदर, बिज़नेस के अंदर, वो है फॉरेक्स मार्केट। फिर मुझे फॉरेक्स के बारे में पता चला एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट एंड देन सो ऑन। अभी तक फिर मैं क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों मार्केट्स को ट्रेड कर रहा हूँ एंड आज 2025 हो चुका है। जी माशाल्लाह हुमायूं भाई, तो आपके हिसाब से जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कहते हैं कि ये अ, हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। ठीक हो तो गया। आपकी उस पे मतलब क्या रिसर्च है और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। बल्कि मुझे खुशी हुई कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग समझते हैं कि शायद ट्रेडिंग का वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि जब भी ट्रेडिंग का वर्ड आता है तो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि शायद ये कोई हराम चीज़ है एंड उस चीज़ को ना बड़ा अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। जबकि इन रियलिटी अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो देयर इज़ नो थिंग जिससे आप यूज़ करके कहें कि ये कोई हराम चीज़ है, अनटिल कि आप उसे हराम वे में यूज़ करें। क्रिप्टो इटसेल्फ इज़ नॉट अ हराम थिंग। क्रिप्टो की बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक चीज़ को आप बाय कर रहे हैं, इट्स सिंपली डैट कि मिसाल के तौर पे कि घड़ी है, अब आप इस घड़ी को परचेज करते हैं एंड परचेज करके मान लेते हैं इसकी प्राइस अगर 10,000 है तो आप इसे 10,000 की परचेज करके अपने पास रख लेते हैं एंड कल को आपको पता चलता है इस स्पेसिफिक ब्रांड की ये वाली जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसकी प्राइस हो चुकी है 20,000। तो आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को 20,000 का बेच देते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर आपको कोई भी हराम कॉन्सेप्ट का कोई भी एलिमेंट आया? नहीं। आपने एक चीज को परचेज किया, अपने पास रखा है, आफ्टर सम टाइम जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी आपने उसे जाके बेच दिया। सेम लाइक दैट आपकी क्रिप्टो काम कर रही है। आप बेशक आप बिटकॉइन परचेज करें, एथेरियम परचेज करें या कोई भी वेल नोन कॉइन जिसकी बैक एंड के ऊपर कोई प्रोडक्टिविटी है, कुछ यूज केस है, कहीं पे उसको फायदा हो रहा है जो कि पूरी दुनिया को इंटरनेशनली कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से फायदा दे रही है, आप उस कॉइन को परचेज करते हैं, परचेज करके अपने पास होल्ड कर लेते हैं वर्चुअली एंड होल्ड करके रख लेते हैं। एंड जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, अगर हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, आप उसे जाके बेच देते हैं, उस पर जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट एक हलाल प्रॉफिट है, क्योंकि देयर इज नो ऐसी काइंड ऑफ थिंग कोई भी नहीं है जिसमें कोई हराम कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा हो। तो हुमायूं भाई, आपने तो जिस तरह मतलब एक्सप्लेन किया, लेट्स सपोज अगर ये एक कैमरा पड़ा है, अगर ये आप बेच देते हैं, आज ये 10,000 का है, 5 साल बाद ये 10 लाख का हो जाता है, तो आपने बेच दिया, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये तो एक फिजिकल चीज के साथ है, क्योंकि बिटकॉइन तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। गोल्ड वगैरह तो एग्जिस्ट करता है, वो तो हलाल भी हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन या इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लिप है कह लें, एक स्क्रीनशॉट है कह लें कि आपके अकाउंट में ये आ गया, आपको एक नंबर शो हो रहा है, बस वो आप सेल करेंगे, अगले के बाद नंबर आ जाएगा और आपके पास एक फिजिकल करेंसी, आप उसको विड्रॉ के तौर पे फिजिकल करेंसी भी उसको बनवा सकते हैं। एक डिजिटल एसेट है वो। तो मतलब लोग ये कहते हैं, उनके ये कंसर्न्स होते हैं कि जो आपके पास चीज नहीं होती है, फिजिकली मेरे पास नहीं है बिटकॉइन, तो उसको बेचना पैसों के लिए वो हराम है। तो आपके उस पे क्या मतलब? अच्छा, अगेन से आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है और ये वाला क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट डेली बेस के ऊपर लोगों से सुनने को मिलता है कि ये जो क्रिप्टो वगैरह सब चीज़ें हैं, बिटकॉइन वगैरह है, ये तो अगर वर्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आई थिंक ये तो हराम है, ये तो हलाल नहीं हुई। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपकी क्रिप्टो है, इट जस्ट लाइक आपकी जो वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी जो आप नॉर्मल लेवल पे यूज़ करते हैं। मुझे बताएं, जो आप अपने बैंक बैलेंस यूज़ करते हैं, जो आपके बैंकिंग ऐप के अंदर जो आपको फिगर दिख रहा होता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं, क्या किसी भी एंगल से राइट नो आप उसको फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा कि मतलब कन्वर्ट आप नोट में कर दें, नॉर्मली आप उसे टच नहीं कर सकते, वो आपकी वर्चुअल है। लेकिन अगर आप चाहें तो वो 1 लाख उठा के किसी को भेज ज़रूर सकते हैं। ऐसे आपका इजी पैसा है, जैज़ कैश है, हर किसी के अंदर आपकी वर्चुअल करेंसी पड़ी हुई है। फिर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की बात कर लें कि आपने कार्ड पकड़ा हुआ है, कहीं पे भी आपने पेमेंट करने जाना है तो आप जस्ट कार्ड को उठाएंगे, जाके पेमेंट कर देंगे। सेम लाइक दैट आपकी क्रिप्टो काम कर रही है। क्रिप्टो के अंदर दुनिया ने माना हुआ है बिटकॉइन की ये एक वैल्यू है एंड पूरी 8 बिलियन पीपल एक्सेप्टिंग के हाँ हम इसकी 80,000 वैल्यू मानते हैं। अब उस 80,000 की वैल्यू से आप कुछ भी जाके बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है या बाइनेंस, एफटीएक्स वगैरह जितनी भी एक्सचेंजेस वगैरह हैं, जहाँ पे भी आपकी एफटीएक्स तो खैर बंद हो चुकी है, तो जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे जो आपके क्रिप्टो पड़े हुए हैं, इट जस्ट लाइक आपका बैंक बैलेंस। एंड जिस तरह से आप इनको यूज करते हैं, जिस तरह आप अपनी नॉर्मल बैंकिंग ऐप को यूज करते हैं, ऐसे ही आप क्रिप्टो को भी यूज कर सकते हैं दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आपका बैंक है उसको आप रिप्लेस कर दे बाइनांस या कोई भी आपकी जो मार्केट है उससे, और जो आपकी रुपीस हैं, डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, उसको आप रिप्लेस कर दें अपनी करेंसी से जिसमें भी आपने ट्रेडिंग की है। डॉजकॉइन हो गया, डॉजकॉइन चल रहा है, चल रहा है, डॉजकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, उससे आप रिप्लेस कर दें। तो सेम वही बैंक वाली चीज है, उसी को आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं पैसों में, मतलब अपने बैंक अकाउंट में डलवा लें और बैंक अकाउंट से जाहिर सी बात है वो नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और
एग्जैक्टली आपके आप पास इवन आएगा। अपनी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी के अंदर ही। और जो मैंने ये पॉइंट बोला ना कि आप अपनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को यूज करके किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, तो आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज को ऑन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो वर्चुअल एसेट को ऑन करना इज हलाल और हराम, तो इट्स टोटली हलाल। वह आपकी एक पिक्चर है, वो पिक्चर आपकी वर्चुअल फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है, तो वो वर्चुअल फॉर्म में ही है। आप उस पिक्चर को ऑन कर रहे हैं अपने पास, तो जिस तरह से आप अपनी एक वर्चुअली पिक्चर को ऑन कर रहे हैं, आप वर्चुअल वीडियो को ऑन कर रहे हैं, ऐसे ही आप क्रिप्टो करेंसी को भी अपने पास ऑन करते हैं। वो वर्चुअल वीडियो कभी भी फिजिकल फॉर्म में आ ही नहीं सकती, बिकॉज उस वीडियो का नेचर है कि वो वीडियो वर्चुअली स्क्रीन पे ही दिखेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिजिकल फॉर्म के अंदर एक वीडियो चलती फिरती दिख रही हो, उसकी नेचर ही वैसी है। सेम लाइक क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इनकी नेचर ही यही है कि ये वर्चुअली ही बनी है और वर्चुअली ही दिख सकती हैं, तो डेट्स में हमें इन्हें वर्चुअली ही एक्सेप्ट करना होगा। जी, थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई। तो हुमायूं भाई, आप बस अपनी एक काइंडली लाइफ लर्निंग के बारे में बता दें, जितना भी आपने, क्योंकि आप बहुत, आपकी लंबी जर्नी है, तो उसमें आपने क्या लर्निंग सीखी है? बेसिकली अगर अभी तक की जर्नी की बात की जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता, मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मैं ये समझता हूँ ऐसा ही हर इंसान को समझना चाहिए कि हर इंसान को लर्निंग कभी भी नहीं रोकनी चाहिए, लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखे। किसी भी स्टेज के ऊपर है तो नई से नई चीज़ें सीखता रहे। जैसे मेरी आदत है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसे सीखता रहता हूँ। सीखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें। मेक श्योर कि जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि एज़ अ बिज़नेसमैन अगर मैं बात करूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि पहले मैं अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखूँ एंड उस बिज़नेस को कभी डिस्टर्ब ना होने दूँ, उसके साथ-साथ मैं अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखूँ, ताकि मैं अपने बिज़नेस के अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आऊँ और ज़्यादा उसे बेहतर बना सकूँ। तो मेक श्योर कि चीज़ें नई-नई सीखते रहें, नए एरा के साथ जुड़ें, नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें एंड अपनी अर्निंग एंड रिसोर्सेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएँ। जी, थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई। तो हुमायूं भाई, मैंने आपके मतलब ये देखा है प्रोफाइल को, तो आप एस्ट्रोनॉमी से भी काफ़ी लिंक्ड रहते हैं, तो आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है? आप ये समझ लें कि एस्ट्रोनॉमी, जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो मैं हर वक़्त, और इवन तो जब कुछ कर भी रहा होता हूँ तब भी मेरे माइंड में हर वक़्त एस्ट्रोनॉमी चल रही होती है। स्पेस साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हर वक़्त मेरे माइंड में चल रही होती है और मुझे स्पेस बहुत पसंद है। मतलब कि ये है कि जब मैं लर्निंग फ़ेज़ में जाता हूँ या लर्निंग फ़ेज़ में अगर कोई भी बंदा पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया तो बहुत छोटी है। इस दुनिया पे तो कुछ है ही नहीं है। इस दुनिया से अगर बाहर निकले, यूनिवर्स को देखें, स्टार्स को देखें, आप सोलर सिस्टम को पढ़ें, गैलेक्सीज़ को पढ़ें, तो तब आपको समझ आती है कि ये यूनिवर्स कितनी बड़ी है। और मुझे क्योंकि पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेस साइंस एंड क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर स्पेस साइंस के अंदर मेरी कोशिश है कि मैं बहुत कुछ डेवलपमेंट भी करूँ एंड इसके अंदर मैं अपना कुछ ना कुछ अपनी जितना भी रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँ। तो मेरी हर वक़्त ये कोश ओह माय गॉड! तो मेरी हर वक़्त ये कोशिश होती है कि मैं स्पेस साइंस को स्टडी भी करूँ एंड इस चीज़ को और ज़्यादा डिलीवर भी करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत कम लोग स्पेस साइंस के ऊपर काम करते हैं या स्पेस साइंस को जानते हैं। एंड सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेस साइंस के बारे में ज़रूर बताया जाए। बिकॉज़ दुनिया के अंदर स्पेस के बारे में स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बात भी हो रही है। तो बट पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हो रहा। एंड मेरी एक और ये बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जो हमारी नई जनरेशन है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं एंड स्टूडेंट्स जो हैं, उनके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी को ऐड किया जाए। अब बेसिकली ये क्या है? ये है कि क्योंकि जब हमने ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए फाइनेंस सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट है। वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी को अफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आप ज़िंदगी का हर काम कर सकते हैं। एंड अगर टू द पॉइंट देखा जाए, हर बंदा चाहता है कि वो अच्छी अर्निंग करे, अच्छा पैसा कमाए। मेरी मोटिवेशन की बात की जाए तो मेरी मोटिवेशन ही अर्निंग थी। मेरा सारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ वो अर्निंग की वजह से स्टार्ट हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में या इवन इंटरनेशनली हर बंदा अर्निंग करना चाहता है। तो उस अर्निंग फैक्टर को क्यों ना 25 या 30 साल से उठा के 5, 10, 15 साल की लेवल के बच्चे के लिए ऊपर लेकर आ जाएँ, ताकि वो बच्चा समझे कि फाइनेंस के अंदर किस तरह से आपने एंटर होना है एंड उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ अटैच किया जाए। उसे पढ़ाया जाए, उसे समझाया जाए कि फाइनेंस के अंदर एंटर होना क्यों ज़रूरी है एंड फाइनेंस को समझना क्यों ज़रूरी है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक छोटे बच्चे को आती होगी ना, तो बड़ा होके अच्छे अपने काम भी सँभाल सकता है, अपने फाइनेंस भी सँभाल सकता है एंड फाइनेंशियल सिक्योर भी हो सकता है।
अब ये पॉइंट यही आएगा कि फाइनेंशियल सिक्योर या फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह होती क्या है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी है कि आप अपने बच्चे को ये कहें या जो स्टूडेंट देख रहा है उसे ये कहा जाए कि अगर आपको पॉकेट मनी पर डे की 100 रुपीज़ मिलती है तो आप ये देखें कि आप किस तरह से अपने 10 रुपीज़ को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसकी सेविंग कर सकते हैं। आज आपको 10 रुपीज़ की सेविंग या इन्वेस्टमेंट का समझ आएगा तो शायद कल को आप अपनी 1 लाख में से 10,000 की सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। जी थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई। तो मेरा भी एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? ऑलवेज वेलकम, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपके इस विजन के साथ भी हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हम दोनों का एक किस्म का देखा जाए तो विजन भी एक ही है। वो मेरे सेक्टर से मेरा, इसी विजन के अंदर मैं अपने सेक्टर से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर पर काम कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत हो, जिस भी एंगल से ज़रूरत हो, तो हमेशा हाजिर हूँ। बेशक वो फाइनेंस के मामले में हो, बेशक वो एस्ट्रोनॉमी के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, या ओवरऑल टेक्नोलॉजी के मामले में, कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत है, ऑलवेज वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच हुमायूं भाई, आपने इतना टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। वेलकम। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।